আমাদের সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন। আমি বাংলা বুঝতে পারি কিন্তু বলতে पारी ना। तो मैं सबसे पहले मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है और जिस भी माध्यम से आप छात्र परिषद के स्थापना कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप तमाम महान बंगाल की भूमि के एक एक आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को, माताओं बहनों को, किसान मजदूर भाइयों को, नौकरी करके, बिजनेस करके, मेहनत मजदूरी करके, खून पसीना बहाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एक एक मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है, बड़ी सुखद अनुभूति है कि आज 28 अगस्त है और आज ही के दिन भारत के छात्र आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक छात्र संगठन की स्थापना बंगाल की भूमि पर श्री अतुल्य जी और विधान जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये अपने आप में बड़ा शानदार संयोग है कि आज अतुल्य जी का जन्म दिवस भी है। ये एक महान संयोग है। दोनों महान नेताओं को बंगाल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाने वाले इन दोनों महान नेताओं को हम नमन प्रस्तुत करते हैं, उनको याद करते हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंगाल इकाई और NSY की छात्र परिषद की जो बंगाल इकाई है, उसके नेतृत्व के तमाम साथी जो मंच पर मौजूद हैं, उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं बंगाल के जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं और उन तमाम राजनीतिक व्यक्तियों को जो किसी ना किसी रूप में इस देश के भीतर जो देश को इकट्ठा रखने वाली विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उनको आभार प्रस्तुत करता हूं। इस मौके पे हम आभार प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारे आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी का, नेता प्रतिपक्ष, और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे AICC के सेक्रेटरी BP सिंह जी। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति रखी है। और आप सब लोग का भी मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये टिफिन टाइम है ना। 1 से 4 जो है, 1 से 4 कलकत्ता में टिफिन टाइम होता है। 3 बजे तो बिना औपचारिकता के मैं फॉर्मेलिटी में ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा, ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे जो देश के भीतर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उस पर अपनी कुछ बात रखूंगा। और इतिहास में जो छात्र आंदोलन की भूमिका रही है, जो छात्र परिषद की भूमिका रही है, उस विषय में उन तमाम लोगों के, तमाम कार्यकर्ताओं के, नेताओं के जो कार्य रहे हैं उसको स्मरण करूंगा। और आने वाले समय में हम विद्यार्थियों को, सिविल सोसाइटी के सदस्यों को, मीडिया के लोगों को और समाज के एक एक तबके के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर कुछ बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आपको मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि आप हर साल 28 तारीख को पूरे राज्य में छात्र परिषद का की स्थापना दिवस को मनाते हैं। और आज तो TMC वाले भी छात्र परिषद का स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारत के छात्र आंदोलन का इतिहास बहुत मजेदार है, गजब का। इस इतिहास को अगर आप ध्यान से देखें
तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। मुझे एक सीनियर लीडर पूछ रहे थे, अब्दुल सत्तार साहब, कि जो है कब आए हैं, पहली बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं महाजाति सदन में। पहली बार जब मैं आया था तो मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हुआ करता था तब। अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर हूं और आपके लिए ये बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इस देश में छात्र आंदोलन के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। मैं 1936 की बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था और इस देश में जितना भी जनवादी, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील मास ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, उस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। और यह जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम छात्र परिषद को याद कर रहे हैं तो इस देश का पहला छात्र संगठन जब 1936 में बना था तो उसका अध्यक्षीय भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे आजादी के आंदोलन का इतिहास रहा हो या आजादी के बाद या आज की अगर आप बात करें, 2014 से एक नया इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं जो भाजपा के हैं, भाजपा से मेरी बड़ी जबरदस्त रहती है, जो समझ लीजिए। तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ। अभी आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने जो है भारतवर्ष को बधाई दी, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया है और लूनार लैंडिंग करने में हम पहले देश हैं जो सफल हुए हैं। तो उस दौरान भी आपने एक चीज देखा होगा, बार बार, और मैं मीडिया के साथियों से कहता हूं कि आप बुरा मत मानिएगा, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, आप तो नौकरी कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है। मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो। उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को, लोगों के योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है, मरोड़ना है। लोग विक्रम साराभाई को याद कर रहे थे, तो विक्रम साराभाई का परिवार भी तो है, मल्लिका साराभाई तो है। मल्लिका साराभाई आज भाजपा के खिलाफ बोल रही है कि नहीं बोल रही है, इसका पड़ताल करना चाहिए। अक्सर ये क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं। मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है और आप अक्सर देखिएगा कि नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को गाली देने के लिए अक्सर कुछ नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नेताजी का भी नाम है। तो पूछना चाहिए ना इनसे कि नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत तुम्हारी विरासत है। और जब जाते हो वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, तो गांधी के ऊपर जब माल्यार्पण करते हो, वो गांधी की विरासत तुम्हारी विरासत है। इस देश में ना तुम 3 में ना 13 में। इतिहास आपका अंग्रेजों से माफी मांगने का, इतिहास आपका अंग्रेजों को यह कहने का कि आप मत जाइए देश छोड़ करके, आप यहीं रहिए,
हम आपके ही अंदर सिविलाइज्ड होना चाहते हैं। जान गंवाई बंगाल के लोगों ने, जान गंवाई महाराष्ट्र के लोगों ने, जान गंवाया इस देश के एक एक इलाके के लोगों ने, और आप उस पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन से गायब रहे। जो भी इस देश के भीतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं हुई, राष्ट्र निर्माण के जो काम हुए, उन तमाम कामों से आप गायब रहे। चाहे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, संविधान का निर्माण हो, देश में संस्थाओं का निर्माण हो, देश के भीतर पब्लिक सेक्टर का निर्माण हो, सब चीज से आप गायब रहे। और आज दशकों की मेहनत के बाद जब हमको कुछ उपलब्धियां मिलनी शुरू हुई है, जिस देश में एक सुई भी नहीं बनता था, वहां जहाज बन रहा है। जिस देश में लोगों ने ज्ञान के विरुद्ध पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा झोंक दी थी कि ज्ञान और विज्ञान को आगे नहीं बढ़ने दें। ये बंगाल की भूमि है। क्या हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद किए बिना रह सकते हैं? जब उन्होंने कहा कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए, यही लोग हैं ना, यही वो शक्तियां हैं ना जो कहती थी कि नहीं 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 नहीं, ये तो संस्कृति के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा अशुभ होता है। ये वही लोग हैं, 3 रंग है इसमें, इसलिए ये अशुभ होता है। यही वो लोग हैं जो ये कह करके विज्ञान के तमाम कार्यक्रमों का विरोध किया कि यह तो पश्चिमी सभ्यता है। अरे ज्ञान की कौन सी सभ्यता होती है? ज्ञान तो सत्य पर आधारित होता है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण? ज्ञान तो सत्य पे आधारित होता है। जो सत्य भारत में है वही सत्य जो है अमेरिका में है। अरे H2SO4 कलकत्ता में भी होता है, H2SO4 दिल्ली में भी होता है, और H2SO4 न्यूयॉर्क में भी होता है। ये तो फैक्ट है, और फैक्ट पे, ट्रुथ पे ही तो नॉलेज होता है। जो नॉलेज के विरोधी रहे, विज्ञान के विरोधी रहे, और इस देश में संस्कृति की आड़ में अंधविश्वास को फैलाया, औरतों के खिलाफ जो है तमाम तरह की कुरीतियों का समर्थन किया, समाज को जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनके साथ खड़े रहे। कहते हैं, आप सोच करके बताइए, जो लोग ये मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, उनके रास्ते पे चले होते तो आप चांद पे पहुंचते क्या? नहीं। बताइए। नहीं। ये आज जो हमारी सफलता है, उसके लिए हमारे पुरखों ने जान गंवाई है। चाहे आप राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, चाहे आप विवेकानंद की बात करें। मैं विवेकानंद जी का भी उदाहरण देना चाहता हूं। ये बस फोटो लगाते हैं, जिस दिन इनको विवेकानंद जी का विचार अपनाना पड़ा ना, उल्टे पांव भाग जाएंगे। ये जो इस देश के अंदर विचारों की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है, उस संस्कृति को ये पीछे धकेलते हैं। जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है, नफरत है, समाज के भीतर इंसान को इंसान से जो बांटने वाली सोच है, उसको ये आगे बढ़ाते हैं। आप सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लोग पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हाथ के सामने, मुंह के सामने माइक्रोफोन ले करके और कहते हैं कि हमारी पश्चिमी सभ्यताएं हमारी सभ्यताओं को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, और उनका बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने के लिए। बेवकूफ बना रहे हैं सर हम ही लोग को, कि आप अपने पॉकेट में एप्पल मोबाइल रख करके कह रहे हैं कि स्वदेशी। किसको बेवकूफ बना रहे हो सर? इस देश की जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना को आप रोज कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं।
आप सुनकर के आश्चर्य हो जाएंगे। एक पूंजीपति, एक धन्ना सेठ, उसकी एक दिन की जो कमाई है उससे इस देश के भीतर 75 लाख मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती है। इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी असमानता, और ये सब कर किसके नाम पे रहे हैं? देश के नाम पे। अरे क्या होता है देश? कैसे बनता है देश? किसको कहते हैं देश? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से एक धारावाहिक आया करता था डीडी न्यूज पे, डीडी 1 पे। उसके एक एपिसोड में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते हैं देश के आम लोगों से कि आप भारत माता की जय कह रहे हैं। हमारे एक साथी ने अभी कहा वंदे मातरम। क्या होता है देश? क्या होता है भारत माता का मतलब? भारत माता का मतलब जब पंडित नेहरू ने पूछा तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि पेड़ पौधे, नदी नाले, धरती, यह है देश। पंडित नेहरू जवाब देते हैं, कहते हैं कि भारत माता आप हैं। ये जो आप बैठे हुए लोग हैं ना, इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वही भारत माता है। और वो जो 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ लोगों के मिलने से ही देश बनता है, उससे ही देश का निर्माण होता है। और इस देश की संकल्पना में अगर हम भरोसा करते हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, अगर गांधी के विचार नहीं होते, संविधान सभा नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो याद रखिए, और मैं यहां से खड़ा होकर के कहता हूं, तो मोदी जी जो आकर के मुंह चमका चमका करके जो झूठ बोलते हैं ना, अगर उसको हम सच मान लें कि सचमुच वो चाय बेचते थे, तो पंडित नेहरू अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी भी आज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बने होते। आज हम इतिहास इसलिए याद करते हैं कि हमको अपने वर्तमान को बेहतर करना है, अपने वर्तमान को बेहतर करके आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना है। और सुरक्षित भविष्य देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को लागू करने का मतलब ही है छात्र परिषद को याद करना। और मैं आप तमाम छात्रों से खास करके ये बात कहना चाहता हूं कि आप अगर छात्र नेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप छात्र हो जाइए। बिना छात्र हुए छात्र नेता कैसे होइएगा? ये बात याद रखिएगा। बिना किसान हुए जो किसान नेता होते हैं ना, वो किसानों के नेता नहीं होते हैं, वो सरकार की तरफ से किसान के हितों की दलाली करते हैं मैनेजमेंट के साथ। बिना मजदूर हुए जो मजदूर नेता होते हैं ना, वो मजदूरों के नेता नहीं होते हैं, वो मैनेजमेंट के दलाल होते हैं जो मजदूर हितों की दलाली करते हैं। इसीलिए जो छात्र नेता हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि नेता तो आप हो जाएंगे, लेकिन छात्र नेता होने के लिए छात्र होना बहुत जरूरी है। और छात्र होने का मतलब होता है आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई सरोकार हो, आप पढ़ते हो, आपका एडमिशन हो, आप क्लासरूम में जाते हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको मालूम हो कि जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन है उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई किताबें लाइब्रेरी में है कि नहीं है। आप अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपके लैब में इक्विपमेंट है कि नहीं है, केमिकल है कि नहीं है। आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी का क्या फर्क होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज एजुकेशन के अंदर नए रिसर्च क्या हो रहे हैं, आज के विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन की तैयारी करने में क्या कठिनाई आती है। आप कॉलेज जाएंगे ही नहीं तो आपको कैसे मालूम होगा कि कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। और मैं आपसे बतौर NSY नेशनल इंचार्ज पब्लिकली यह बात कह रहा हूं कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक शानदार विद्यार्थी ही
वाइब्रेंट स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा कर सकता है। इस बात को याद रखिए। आप आजादी के आंदोलन को देखिए, आप छात्र परिषद के इतिहास को उठा करके देखिए। जो नेता थे वो अच्छे विद्यार्थी भी थे, अच्छे स्कॉलर थे, वो पढ़ते थे, वो क्लासरूम में जाते थे, डिबेट करते थे, अपने शिक्षकों से डिबेट करते थे, शिक्षकों की बात को मानते थे, और जो बात गलत होती थी सत्य की कसौटी पे परख करके उसको खारिज भी करते थे, उसको काटते भी थे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की एक परंपरा है। परंपरा ये है कि जब तक बात हमारे ऊपर नहीं आती है ना, हमारा असर नहीं होता है। आप अक्सर देखिएगा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह कह के एक फिल्म आया, हॉल में लोग तालियां बजा रहे हैं। हमको तो लगा कि अब तो देश में क्रांति हो गई, लीजेंड ऑफ भगत सिंह आ गया है और हॉल में बैठ करके लोग ताली बजा रहे हैं। अब तो हॉल से बाहर निकलेंगे और क्रांति होगी, और जितने माँ बाप बैठे हैं सब अपने बच्चों को भगत सिंह बना देंगे। कौन बनाता है? कौन बनाता है? हर कोई यही सिखाता है कि राजनीति खराब चीज है, राजनीति से तुम्हारा कुछ भला नहीं है। तो आप बताइए माताओं बहनों, राजनीति खराब चीज है, राजनीति भला तुम्हारा नहीं करता है। तो अगर इस देश में सावित्रीबाई फूले पैदा नहीं होती, महिलाओं को पढ़ाना नहीं शुरू करती, तो क्या इसरो में जो वैज्ञानिक लोग को आप देखे हैं साड़ी पहन करके ताली बजा रही थी, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजी थी,